नमस्कार दोस्तों, ग्रैंड मास्टर 360 में मैं आलोक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोग जुड़ जाएंगे क्लास के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करेंगे। तो सुबह सुबह करंट अफेयर हमारा जो है वो स्टार्ट हो चुका है और जो क्लास है वो जल्दी ही शुरू होने वाली है। मैं आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूँ, तो शुरू करेंगे अपनी क्लास को। उसके पहले आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें साझा करेंगे। तो अगर आप लोगों को कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कोई दुविधा है, कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको ड्रॉप कर सकते हैं। आपके सारे कमेंट्स जो हैं वो टीम के द्वारा, टीचर्स के द्वारा लिए जाते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जो है वो अपनी क्लासेस जो है अच्छे से कर रहे होंगे। आप लोगों के लिए सारी क्लासेस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पे दी जा रही हैं। तो आप लोग एक फैमिली की तरह जुड़ के इसको करते रहेंगे। आदिल सर के साथ आप मैथ्स कर रहे हैं, रिचा मैम के साथ आप पॉलिटी एंड अदर थिंग्स कर रहे हैं। आपको ज्योग्राफी की क्लास, रीजनिंग की क्लास, हर क्लासेस जो है वो आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड की जा रही हैं। और अगर कोई भी चीज़ें आपके लिए नहीं है तो वो आप बता सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, तो आप उन चीज़ों के साथ चल सकते हैं। सभी चीज़ें आपको यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क दी जाएंगी। जल्दी ही आपको बाकी चीज़ें जो नहीं हो रही हैं वो भी यहाँ पर चलाया जाएगा टीम की तरफ से। तो आप बस जुड़े रहें हमारे साथ और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो, और डेली एक रूटीन बनाकर जो क्लासेस हैं आप कोशिश करें उनको लाइव लेने के लिए। तो चलिए शुरू करेंगे अपनी क्लास। तो कहते हैं कि जिंदगी खेल भी उसी के साथ खेलती है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। ठीक है, तो अगर आपके साथ जिंदगी खेल रही है तो आप समझ लीजिए कि एक बेहतरीन खिलाड़ी है जिंदगी में। तो जिंदगी खेल भी उसी के साथ खेलती है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। तकलीफ भले ही सबकी एक सी होती है, मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई निराश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो आपको हमेशा संघर्ष करते रहना है और वही संघर्ष आपको एक दिन सबके सामने निखारेगा। आप सीना चौड़ा करके जो है अपने माता पिता के सामने जाके कह सकेंगे कि मम्मी पापा देखिए मैंने कर दिखाया। एक सिलेक्शन की बात थी, वो मैंने लेके दिखाई। तो सफ़र इतना आसान भी नहीं है जितना शेर व शायरी में लगता है। तो अगर बात की जाए आपके कांस्टेबल के एग्ज़ाम की, या फिर बात की जाए आपके आर ओ के एग्ज़ाम की, आपके पीसीएस के एग्ज़ाम की, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक सीट के लिए हजारों हजार बच्चे जो है वो खड़े हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे कि 60,000 प्लस जो वैकेंसीज थी इसके लिए, कांस्टेबल के लिए थी। लेकिन अगर आप इसमें देखें तो 50 लाख प्लस जो है वो फॉर्म पड़ चुके हैं। तो अगर आप इसको एक एवरेज निकालते हैं तो लगभग 70 से 75 स्टूडेंट एक सीट के लिए यहाँ पर निकलकर सामने आता है। ठीक, तो ये सब चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के आपको मेहनत करनी है। 60,000 वैकेंसी में महिलाएं अगर देखें तो 15 लाख तो सिर्फ और सिर्फ फीमेल ने फॉर्म डाले हैं। ठीक, तो कंपटीशन जो है वो इतनी आसान नहीं है आज के टाइम पे। इसीलिए कुछ ही ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सफलता दिला सकती हैं। वो है आपकी अपनी मेहनत और दूसरी कंसिस्टेंसी। आप लगातार जुड़े रहें, आप लगातार मेहनत करते रहें, आपकी सफलता एक दिन रंग जरूर लाएगी। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ, अपनी क्लास की तरफ। देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले है स्लिम मिशन, किसका? जापान का। ठीक है, तो जापान जो है वो क्या किया है, चंद्रमा पर अपना जो उपग्रह है वो लॉन्च कर दिया है। ठीक है, और वो सफलतापूर्वक लैंड भी कर गया। ठीक है, तो 6 सितंबर 2023 को इसने क्या किया था, अपना स्लिम जो मिशन है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। ठीक है, क्या बोलते हैं स्लिम को? स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। तो ये जो मिशन है इसने इसको 6 सितंबर 2023 को लॉन्च किया था। उसके बाद ये चंद्रमा पर जाकर सफलतापूर्वक लैंड कर गया है। जहां पर लोकेशन निर्धारित की गई थी वो अपने पिन पॉइंट लोकेशन पर उसके 100 मीटर के दायरे में
लैंड किया है। इसका काम क्या है? तो इसका काम है कि ये खोज करेगा इसके लिए कि चंद्रमा का निर्माण जो है वो किस प्रकार से हुआ है। ठीक, इस मिशन को मून स्नाइपर मिशन के नाम से भी जाना गया, इसको बोला जाता है, इसे हम मून स्नाइपर भी बोलते हैं। तो चलिए एक बार इसको खुल के देखते हैं क्या है ये टॉपिक। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि जापान ने 6 सितंबर 2023 को अपने स्नाइपर को चांद के लिए रवाना किया था। तो स्लिम मिशन जो है, यहाँ पर स्लिम मिशन को ही क्या बोला जा रहा है? स्नाइपर। ठीक है, स्लिम मिशन को ही क्या बोला जा रहा है? स्नाइपर बोला जा रहा है। अगर आप इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो ये क्या है? स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, आपको याद रखना है, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जापान का स्नाइपर पहले मून मिशन में लैंडिंग के लिहाज से सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है। ठीक है, इसे तय समय पर ही उतारा जाएगा, तो ये अब उतर चुका है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। स्लिम एक हल्का रोबोटिक लैंडर है। ठीक है, ये क्या है? रोबोटिक लैंडर है, इसीलिए इस मिशन को क्या बोला गया? मून स्नाइपर भी कहा गया। ठीक, जापान की जो एरोस्पेस कंपनी है, जैसे भारत की क्या है? इसरो है। ठीक है, अगर आप यूएसए की बात करें तो क्या है? नासा है। ऐसे ही जापान की क्या है? जाक्सा है या फिर JAXA है, जिसका जो फुल फॉर्म है क्या है? जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ठीक है, इन्होंने पुष्टि की कि ये चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतर चुका है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गई कि जो इसमें सोलर सेल्स लगे थे वो बिजली उत्पन्न करने में सक्षम नहीं थे। ठीक है, तो इसके साथ ही इसने क्या किया? रूस, अमेरिका, चीन, भारत और इसके बाद जापान जो है उसका नाम चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाले देशों में जुड़ गया है। तो वर्तमान में 5 देश ऐसे हैं जो चंद्रमा पर सफलतापूर्वक जो है वो लैंडिंग कर चुके हैं, जिसमें कौन कौन है? अमेरिका है, रूस है, चीन है, भारत है और जापान है। ठीक, तो और अगर आप इसमें देखेंगे तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, कहां पर? दक्षिणी ध्रुव पर, साउथ पोल पर, जो फेस चंद्रमा का हमको दिखाई नहीं देता है, उस पोल पर, उस तरफ अपना लैंडर उतारने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो वो भारत है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी सफलताएं हैं जो विभिन्न देशों की हैं। तो जापान क्या है? अब इस श्रेणी में जुड़ चुका है। अगर आप देखें तो स्लिम जो है एक कार्गो अनुसंधान मिशन है जो विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक पेलोड ले जाता है। इसमें एक विश्लेषण कैमरा और चंद्र रोवर्स की एक जोड़ी जो है वो शामिल है। मतलब क्या है कि इसमें जैसे आपने देखा होगा कि जो भारत का चंद्र मिशन था उसमें क्या था? चंद्र मिशन में विक्रम लैंडर था और प्रज्ञान रोवर था। ठीक, तो रोवर देखिए, लैंडर क्या होता है? लैंडर होगा जो लैंड करेगा। ठीक है, लैंडर क्या होगा? जो उस सतह पर लैंड करेगा अपने रोबोटिक आर्म्स के साथ। तो लैंड करने का काम किसका था? लैंड करने का काम था विक्रम का। तो विक्रम ने लैंड किया, उसके बाद उसके फ्लैप्स ओपन हुए और वहां से फिर प्रज्ञान रोवर जो है वो चंद्रमा पर घूमने के लिए निकलता है। बहुत सारी वीडियोस आई थी, बहुत बड़ी उपलब्धि थी भारत के लिए, इसरो के लिए। एक अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ा मुकाम था जो भारत ने हासिल किया था। तो लैंडर जो है वो लैंड करता है और रोवर जो है वो निकलकर फिर बाकी जो अन्वेषण है, जो रिसर्च है, जो वहां पर खोज है वो करता है। ठीक, तो यहाँ पर इसके साथ भी एक चंद्र रोवर भेजा गया है जो क्या करेगा? वहां पर चीजें जो हैं उसकी खोज करेगा। जापान के मून मिशन स्नाइपर का टारगेट चांद के सियोली क्रेटर। ठीक है, क्रेटर क्या होता है? एक गड्ढा होता है। ठीक है, जो उल्का पिंड के टकराव से बनता है। ठीक है, जैसे क्या है? महाराष्ट्र में आप देखेंगे लोनार झील है। तो लोनार झील क्या है? क्रेटर झील है। तो बोला जाता है कि उल्का पिंड के गिरने की वजह से उस झील का निर्माण हुआ। ठीक, तो ऐसे ही जो क्रेटर होते हैं वो एक बहुत बड़े गड्ढे होते हैं जिनका निर्माण किससे होता है? उल्का पिंडों के गिरने की वजह से होता है। क्लियर? तो ये किसकी जांच करेगा? ये जांच करेगा इस गड्ढे की। ठीक है, ये चांद के सी ऑफ नेक्टर हिस्से में है। ठीक, इस हिस्से में स्नाइपर ये जांच करेगा कि चांद कैसे बना था। मतलब अगर आप देखें तो ब्रह्मांड के निर्माण के लिए बिग बैंग थ्योरी का बोला जाता है कि एक क्या था?
एक गोला हुआ, उसके बाद उसमें एटम्स जो है वो इतने संकुचित हो गए, उसका घनत्व इतना ज़्यादा हो गया कि वो विस्फोट कर गया। और जब वो विस्फोट हुआ तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, बिग बैंग थ्योरी बोल देते हैं। और उसी बिग बैंग के बाद जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड हुआ, ठीक। और अगर आप केपलर के नियम पर जाते हैं तो यूनिवर्स जो है वो आज भी एक्सपैंड होता जा रहा है, ठीक, क्लियर। तो ये क्या है, कंटिन्यू जो यूनिवर्स का एक्सपेंशन जो है वो चल रहा है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर ये जांच करेगा कि किस प्रकार चांद का निर्माण हुआ, क्लियर सभी को। यहाँ पर कुछ चीज़ें जो एडिशनल थी वो मैंने बता दी। अब अगर आप देखें तो ये क्या है, उसका ये मिशन है, ये सोलर प्लेट्स हैं जो लगी हुई हैं। तो ये क्या है, बहुत ही क्या होते हैं, ये लाइट वेट होते हैं, इनको वहाँ पर चलने के लिए क्यों, क्योंकि आपको पता है कि चंद्रमा पर जो ग्रेविटी है वो पृथ्वी की तुलना में 1/6 है, ठीक है, क्लियर। तो केवल 4 देश, कौन कौन, रूस, यूएसए, चीन और भारत, इन्होंने ही अभी तक क्या किया था, चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। अब इनके बाद जापान 5वां ऐसा देश है जिसने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब होता है कि जो स्थान निर्धारित किया गया था, जो प्लेस डिसाइड किया गया था, वहीं पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की गई, ठीक है। अगर आप बात करें 2024 की, तो इस साल कई चंद्र मिशन होने वाले हैं, जिसमें अमेरिकी स्टार्टअप इंटुएटिव मशीन्स का लक्ष्य फरवरी के मध्य अपना IM-1 लैंडर लॉन्च करना है। चीन एक प्राचीन बेसिन के नमूने प्राप्त करने के लिए 2024 की पहली छमाही में चॉन्ग-ई-6 जो है अंतरिक्ष यान को चंद्रमा के सुदूर हिस्से में भेजने की योजना बना रहा है। टोक्यो स्थित आई स्पेस ने कहा कि वह इस साल अपना दूसरा चंद्र मिशन जो है वो लॉन्च करेगा। तो ये सारे जो डेवलपमेंट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे आगे। तो आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएंगी। आपको यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं कि इस मिशन का नाम क्या है। तो इस मिशन का नाम है स्लिम मिशन। स्लिम का मतलब होता है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। इसी को बोला जा रहा है स्नाइपर, ठीक। इसने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली। इसके साथ ही जापान जो है वो 5वां देश बन गया है जिसने सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपसे पूछी जाएंगी। इसके पहले 4 देश कौन कौन से हैं, तो वह है अमेरिका, रूस, चीन और हमारा प्यारा भारत, ठीक है। अब उसके बाद अब अगर आप देखेंगे तो DD पोधिगई। DD पोधिगई क्या है, जैसे आपने नाम सुना होगा DD नेशनल, ठीक है, क्या सुना होगा, DD नेशनल सुना होगा सबसे पहले। उसके बाद आपने सुना होगा DD न्यूज़, ठीक है, क्या सुना होगा, DD न्यूज़ सुना होगा आपने। उसके बाद आपने DD स्पोर्ट भी सुना होगा, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, दूरदर्शन, ठीक है। DD का मतलब क्या हो जाता है, दूरदर्शन। ये क्या है, ये भारत का सरकारी चैनल है जो टेलीकास्ट करता है चीज़ों को। तो आपको पता होगा कि पहले जब ये डायरेक्ट टू होम जो सर्विस है ये नहीं थी, केबल्स नहीं थे, तो छतों पर एंटीना लगा के हम लोग जो थे वो क्या करते थे, चैनल फैच करने की कोशिश करते थे। तो एक लोग ऊपर चढ़ के क्या था, एंटीना घुमाता था, दूसरा आदमी नीचे खड़े होकर बोलता था बस आ गया आ गया आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पर ये बचपन की चीज़ें हैं। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो ये न्यूज़ में क्यों है, तो आप देखेंगे कि खेलो इंडिया यूथ गेम का जो 6ठा संस्करण लॉन्च हुआ, ठीक है, उसका उद्घाटन करते समय दूरदर्शन का संशोधित तमिल चैनल जो है वो लॉन्च किया गया। किसके द्वारा, तो नेताजी एक ही है। मैं आपको हमेशा से बोलता हूँ कि कोई भी चीज़ का शुभारंभ हो, लॉन्च हो, प्राण प्रतिष्ठा हो, हर चीज़ में नेताजी आगे रहते हैं, तो इन्होंने ही किया। तो तमिल DD तमिल जो था, ठीक है, क्या था, DD तमिल, ठीक। तो DD तमिल को संशोधित करके फिर से लॉन्च किया गया। ये बंद हो चुका था तो इसको लॉन्च किया गया DD पोधिगई नाम से, ठीक है। DD पोधिगई नाम से इसको लॉन्च किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक। नेताजी से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक। तो इसको क्या है, DD पोधिगई के नाम से जाना जाता था, अब इसको DD तमिल के नाम से फिर क्या है, ब्रांडेड किया गया है, पुनः लॉन्च किया गया है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि DD पोधिगई जो है वो किस नाम से जाना जाएगा, DD तमिल के नाम से जाना जाएगा। क्लियर सभी लोगों को,
चैनल नवीनतम तकनीक का उपयोग करते हुए कई कार्यक्रमों का प्रसारण भी करेगा। प्रधानमंत्री ने 8 राज्यों में 12 आकाशवाणी एफएम परियोजनाएं और जम्मू और कश्मीर में 4 दूरदर्शन ट्रांसमीटर लॉन्च किए। 12 राज्यों में 26 नए एफएम ट्रांसमीटर परियोजनाओं की नींव रखी। ठीक है, तो ये एक तरह से जैसे वेदों की ओर लौटो था दयानंद सरस्वती जी का, वैसे ही आकाशवाणी और डीडी नेशनल की तरफ लौटो टाइप का जो चल रहा है वो है। तो यहाँ पर सही बात है। आप क्या है, पहले आप देखते होंगे कि घर घर में रेडियो आपको देखने को मिल जाते थे, खास करके जो थोड़े वृद्ध जन थे उनके पास जरूर आपको मिल जाता था। लेकिन अब इस टाइम पे क्या किया गया है, इस टाइम पे ये चीज़ें आपको मिलने वाली नहीं है। ठीक, ये चीज़ें आपको अब नहीं मिलेंगी। अगर आप देखेंगे तो काफ़ी चेंजेस आ गया है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, मोबाइल आ गए। जब से स्मार्टफोन आया बहुत सारी चीज़ें जो है वो स्वतः समाप्त हो गई, जिसमें टीवी हो गया, रेडियो हो गया, कैमरा हो गया, टॉर्च हो गई, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे क्या है समाप्त हो गई। ठीक, तो यहाँ पर पुरानी परंपराओं को फिर से वापस लाने का कार्य किया जा रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा। उसके बाद आप अगर देखेंगे तो दलजीत सिंह चौधरी जो है ये न्यूज़ में है। ये एक क्या है, अगर आप देखेंगे फेमस पर्सनालिटीज़ की न्यूज़ में तो ये आपको यहाँ पर मिलते हैं। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी को एसएसबी जो होता है सशस्त्र सीमा बल, इसका महानिदेशक नियुक्त किया। ठीक, तो इनको एसएसबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है दलजीत सिंह चौधरी को। ठीक है, एसएसबी जो काम करती है वो अगर आप देखें तो जो नेपाल और भूटान है, ठीक है, नेपाल और भूटान, इसके सीमाओं की रक्षा कौन करता है, एसएसबी करती है। नेपाल और भूटान दोनों शांत क्षेत्र हैं भारत के लिए, बफर स्टेट हैं, ये यहाँ पर काम करते हैं तटस्थ राज्य के रूप में। तो ये एक तरह से बफर स्टेट अगर आप देखें तो ये मध्यस्थ राज्य होते हैं। बफर स्टेट का मतलब क्या हो गया कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे भारत का मानचित्र, तो ये हमारा क्या है, प्यारा भारत है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ठीक, तो जो चीज़ें यहाँ पर हैं, क्लियर, तो ये एक तरह से, ठीक है, जैसा भी बना है आपको यहाँ पर समझाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। तो ये जो क्षेत्र है ये क्या है, नेपाल का है। ठीक, ये नेपाल का क्षेत्र है, इसके बाद सिक्किम है और यहाँ पर भूटान का क्षेत्र है। तो उसके बाद यहाँ पर क्या है एक तरह से अब आप इसको चीन मान के ही चलेंगे, क्योंकि तिब्बत जो है वो चीन के अधीन है। तो ये क्या है, चीन और भारत के बीच में छोटा सा देश है। ठीक है, तो अगर ऐसे कोई देश होते हैं कि जो दो बड़े देशों के बीच में छोटे देश होते हैं, इनको हम बफर स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, नेपाल और भूटान बफर स्टेट हैं। तो एसएसबी जो है वो क्या कर रही है, चीन और नेपाल और भूटान, इन दोनों की सीमाओं पर क्या है, तैनात है, रक्षा करती है। ठीक, अगर आप देखें तो यहाँ पर 1990 के ये आईपीएस अधिकारी हैं और ये जो सीआरपीएफ थे उसके जनरल विशेष निदेशक के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, अब इनको क्या बनाया गया है, इनको एसएसबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे एसएसबी के बारे में, तो जब 1962 में चीन ने आक्रमण किया था, तो चीन से जो युद्ध हुआ उसके बाद फिर 1963 में एसएसबी का गठन किया गया था। ठीक, तो 1963 में सशस्त्र सीमा बल को विशेष सेवा ब्यूरो के रूप में स्थापित किया गया था। उसके बाद जनवरी 2001 में ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में आ गया, गृह मंत्रालय के अंदर में आया। ठीक, मतलब इसकी जो कार्यवाहियां थी, इसका जो क्रियान्वयन था वो किसके द्वारा होने लगा, गृह मंत्रालय के द्वारा होने लगा। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि एसएसबी को इंडो नेपाल के लिए लीड इंटेलिजेंस एजेंसी घोषित किया गया जून 2001 में, और इंडो नेपाल सीमा सौंपी गई। ठीक है, उसके बाद फिर 2004 में भारत भूटान सीमा भी सौंपी गई। तो वर्तमान में भारत, नेपाल और भूटान, ठीक है, मतलब भारत के साथ नेपाल और भूटान, इनकी जो सीमाएं लगती हैं उसकी निगरानी, उसकी देखरेख, उसकी सुरक्षा एसएसबी की जिम्मेदारी पर है। ठीक है, तो अलग अलग सीमाएं अलग अलग जगह पे हैं। अगर आप आईटीबीपी देखेंगे तो वो क्या है, इंडो तिब्बतियन पुलिस फोर्स, बॉर्डर पुलिस, तो वो क्या है, भारत और तिब्बत, ये जो एरिया है वहाँ पर तैनात होती है।
आप अगर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के बारे में देखेंगे तो वो पाकिस्तान से लगने वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर तैनात होती है। तो सभी सेनाएं अलग अलग जगह पर तैनात हैं, ठीक है। तो एसएसबी कहां पर तैनात है? एसएसबी जो है वो तैनात है इन दो देशों के बीच में जिनका नाम है नेपाल और भूटान, ठीक। उसके बाद आ जाता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार बनाकर लिखेंगे, ठीक है। ये आपसे पेपर में 101% पूछा जाएगा। जिस दिन पेपर होगा मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा, आप देखिएगा, ठीक। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो है वो उद्घाटन किया गया कहां पर? चेन्नई में। चेन्नई के 4 शहरों में इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक। किसका? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, ठीक है। तो इंडिया में युवाओं को खेल की तरफ प्रेरित करने के लिए भारत सरकार द्वारा ये जो कार्यक्रम है वो चलाया जा रहा है। तो फिर से नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? फ्राइडे को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के जो इसका 6ठा संस्करण है इसका उद्घाटन किया। मतलब जो इसका 6th एडिशन है इसका उद्घाटन किया गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि संस्करण कौन सा था? तो संस्करण था 6ठा। ये आपको यहाँ पर देखना है, 6ठे संस्करण का उद्घाटन यहाँ पर किया गया। उसके बाद खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 शुक्रवार से तमिलनाडु के 4 शहरों, ठीक है। तमिलनाडु के 4 शहरों में किसमें? चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई और त्रिची, ठीक है। तो यहाँ पर ये आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। आपको चारों शहरों के नाम याद रखना है। आपसे ये कोड लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तमिलनाडु के निम्नलिखित किन शहरों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो है वो कार्यक्रम निर्धारित है। तो उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें से एक शहर का नाम नहीं दिया जाएगा, फिर आपको चूज करना रहेगा। तो इसको आप याद रखेंगे, कौन कौन से शहर हैं? चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई और त्रिची, ठीक है। तो ये चारों शहर जो है ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का इस टाइम पर नेतृत्व कर रहे हैं, ठीक। खेलो इंडिया यूथ गेम भारत सरकार के खेलो इंडिया पहल के तहत शुरू किया गया कार्यक्रम है जो जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देता है। तो ये प्रमोट करता है जो सारे खेल हैं उनको। इस बार इसमें एक इम्पॉर्टेंट खेल स्क्वैश जिसको बोलते हैं उसको भी शामिल किया गया है। तो आपको ये सब चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखनी है, ठीक। तो यहाँ पर 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 5,500 से अधिक एथलीट 26 विभिन्न खेलों में 933 पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। मतलब अगर यहाँ पर टोटल पदक का नंबर देखें तो कितना है? 933 पदक हैं जो खिलाड़ियों को वितरित किए जाएंगे। इसमें 278 स्वर्ण पदक हैं, 278 ही रजत पदक हैं और 377 कांस्य पदक हैं। तो जो भी खिलाड़ी पहले नंबर पर आता है, आप सबको पता है ये चीज़ कॉमन चीज़ है कि वो गोल्ड मेडल पाता है। फिर सेकंड रैंक पर आने वाले खिलाड़ी को सिल्वर मेडल दिया जाता है और थर्ड रैंक लाने वाले खिलाड़ी को ब्रॉन्ज मेडल जो है वो प्रदान किया जाता है, ठीक। स्क्वैश इस संस्करण में अपना खेलो इंडिया यूथ गेम्स पदार्पण करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इट मीन्स जो स्क्वैश गेम है इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया जा रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। यह सिलंबम जबकि सिलंबम जो स्वदेशी मार्शल आर्ट का रूप है एक प्रदर्शन खेल के रूप में दिखाया जाएगा। प्रदर्शन खेल का मतलब क्या है? ये सिर्फ खेला जाएगा, इसके लिए मेडल्स जो हैं वो अभी निर्धारित नहीं है। अगर आप खेलों की बात करें तो इसमें तीरंदाजी मतलब बो एरो से जो निशानेबाजी होती है वो, ठीक है। उसके बाद एथलेटिक्स, फिर बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, साइकिलिंग, फेंसिंग फेंसिंग मतलब होता है तलवारबाजी, ठीक है। फुटबॉल, गतका, जिम्नास्टिक, हॉकी, जूडो, कबड्डी, कलराई पट्टू, खो खो, मलखम्ब, शूटिंग, तैराकी, टेबल टेनिस, थांगता, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग, कुश्ती, योगा, स्क्वैश, सिलंबम का सिर्फ यहाँ पर डेमो है। तो ये क्या है? सिर्फ प्रदर्शित किया जाएगा। मे बी अगले साल ये एक प्रतिस्पर्धा के रूप में शामिल किया जाए अगले संस्करण में, ठीक। अगर आप विजेताओं की बात करें तो जो 5वां संस्करण था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उसका चैंपियन कौन था? महाराष्ट्र था। तो महाराष्ट्र मौजूदा चैंपियन है जबकि हरियाणा खिताब जीतने वाली एकमात्र अन्य टीम है, ठीक है। क्लियर सभी लोगों को? हरियाणा 2018 में जब इसका उद्घाटन हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तब ये क्या था? पदक तालिका में शीर्ष पर था। जबकि खेलो इंडिया स्कूल गेम्स कहा जाता था, इसको क्या बोला जाता था?
खेलो इंडिया स्कूल गेम्स कहा जाता था। ठीक, उसके बाद महाराष्ट्र ने 2019 और 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का खिताब जीता। इसके पहले 2022 में खिताब जो है वो हरियाणा ने जीता था, और उसके बाद महाराष्ट्र ने पिछले साल फिर से ये खिताब अपने नाम किया। तो अगर आप देखेंगे तो दो ही स्टेट हैं, महाराष्ट्र और हरियाणा, और यही दोनों स्टेट लगातार खिताबों को जीतते हुए आ रहे हैं। तो लेट्स होप कि फिर से कोई नया एक जो विनर है वो सामने निकल कर आए, या फिर कोई अच्छा प्रदर्शन करे। ठीक है, तो ये तस्वीरें हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, कहाँ से निकल कर सामने आ रही हैं, तो ये तमिलनाडु से निकल कर सामने आ रही हैं तस्वीरें। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बहुत जो शुभंकर है वो यहाँ पर है, ये सारे खिलाड़ी हैं जो यहाँ पर हैं। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो ये स्टालिन है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर वो हैं, और यहाँ पर नेताजी मतलब कि प्रधानमंत्री जी जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मशाल है उसको यहाँ पर लगा रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी डायनेमिक पर्सनालिटी हैं, इतना डायनेमिक है कि ये हर जगह पहुँच जाते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। तो प्रधानमंत्री जी हैं हमारे, तो इनको ये जो सम्मान है वो प्रदान किया गया इस मशाल को लगाने का, और उसके बाद क्या है फिर खेल को प्रारंभ किया गया, उद्घाटन किया गया इसका यहाँ पर। क्लियर, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में आप सभी को ये चीज़ें जो है वो यहाँ पर बताई गई। उसके बाद मनी टू इंडिया कनाडा। ठीक है, मनी टू इंडिया कनाडा क्या है कि ये ICICI जो बैंक है उसके द्वारा शुरू किया गया क्या है, एक बैंकिंग एप्लीकेशन है। जैसे आप जिस बैंक में आपका अकाउंट होगा, आप बहुत सारी बैंक हैं, सबका अपना अपना क्या है, मोबाइल एप्लीकेशन है। मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा क्या है, बैंक्स जो है वो अपनी सुविधाएं प्रदान करती हैं लोगों को। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है वो की गई हैं। तो इन्होंने क्या किया है, जो ICICI बैंक है इसने मनी टू इंडिया एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ठीक है, किसके लिए, जो व्यक्ति कहाँ पर रह रहा है, कनाडा में। ठीक है, तो कनाडा में रहने वाले व्यक्तियों के लिए भारत पैसा भेजा जाए, वो बिना बैंक में अकाउंट खोले अपना पैसा भेज सकते हैं। ठीक, तो ये लॉन्च किया गया किसके लिए, कनाडा में जो निवास कर रहे हैं उनके लिए। किसके द्वारा, तो ICICI बैंक के द्वारा। यह ऐप किसी भी कनाडाई बैंक के ग्राहकों को ICICI बैंक कनाडा में खाता खोलने की आवश्यकता के बिना, मतलब आपको खाता खोलने की ज़रूरत नहीं है, और आप पैसे को भेज सकते हैं 24/7 कभी भी कहीं भी। ठीक है, कहीं भी का मतलब आप सिर्फ कनाडा से भारत भेज सकते हैं पैसा। एक बार में 30,000 का लेन देन किया जा सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या होता है, कुछ लोग जैसे गिग वर्कर्स होते हैं, मान लीजिए उनका अकाउंट नहीं है, या फिर उतनी उनको नॉलेज नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, तो ये इसका यूज़ करके अपने घर वालों को वहाँ से जो उनकी अर्निंग है वो उसको भेज सकते हैं आसानी से। ठीक, तो ये मनी टू इंडिया जो मनी टू इंडिया कनाडा जो मोबाइल बैंकिंग ऐप है, ये कनाडाई बैंकों के ग्राहकों के लिए तत्काल जो ट्रांसफ़र की सेवा है पैसे की उसको प्रदान करता है। ठीक है, और ये 24 आवर्स जो है वर्किंग एक एप्लीकेशन है, तो ये आप कभी भी किसी भी टाइम पे पैसा इसमें भेज सकते हैं। ठीक, अगला टॉपिक क्या है, तो ये क्या आप आज लोगों को पता होगा, आज क्या है, 22 जनवरी है, और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। तो रामलला जो है वो आज विराजमान होंगे अयोध्या में। तो इससे रिलेटेड जो ये न्यूज़ है काफ़ी हॉली न्यूज़ है, पवित्र न्यूज़ है, तो आप इसको अपने आराध्य के रूप में अगर मानते हैं, तो यहाँ पर देखिए किसी के जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको आहत करने के लिए ये न्यूज़ यहाँ पर नहीं है। सभी लोगों को अपने धर्म की स्वतंत्रता है, सभी लोग अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। भारत में संविधान जो है वो स्वतंत्रता सबको प्रदान करता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो हम अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे कि आपके पेपर में यहाँ से चीज़ें क्या हैं जो आ सकती हैं, आपसे क्या पूछा जा सकता है पेपर में, उन सब चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आपने देखा होगा आजकल न्यूज़ में जो है राम मंदिर काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है। ठीक है, तो सारे जो न्यूज़ कवर्स हैं वो इसी को कवर करने में लगे हुए हैं। क्लियर, तो आप देखेंगे कि हाल ही में क्या हुआ कि जो रामलला की मूर्ति है वो अयोध्या पहुंची, और पहुंचने के बाद उसको गर्भगृह में रखा गया।
तो गर्भगृह में रखा गया। उसके बाद उस मूर्ति की, रामलला की मूर्ति की कुछ तस्वीरें जो हैं वो वायरल हुई, जिसमें उनके एक जो भव्य प्रतिमा है उसको दर्शाया गया है। तो श्यामल पत्थर पर बनी हुई 51 इंच की प्रतिमा है। तो बात करेंगे इस प्रतिमा के बारे में, और जो इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं, संबंधित तथ्य हैं, उनको देखेंगे और देखते हैं कि इसमें पेपर में क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो आप सभी को पता है कि भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा सोमवार 22 जनवरी को होगी। ठीक, तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी। फिलहाल इसे गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया है और तस्वीरें इसकी वायरल हो गई हैं। अगर आप बात करें मूर्ति की ऊंचाई की, तो यह 51 इंच ऊंची और 200 किलोग्राम वजनी मूर्ति है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद क्या है कि हिंदू मान्यता के अनुसार इनको गर्भगृह में स्थापित किया गया है। अभी इस क्या है, आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। तो जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और उसके बाद क्या होगा, आंखों की पट्टी खोली जाएगी और उसके बाद बाकी एक टाइम पीरियड जब वो ओवर हो जाएगा, उसके बाद सभी लोगों को क्या है, अनुमति दी जाएगी दर्शन करने के लिए। तो देश विदेश से जो पर्यटक आएंगे, लोग आएंगे, उनके लिए भी यहाँ पर जो है वो खुला हुआ है दरबार। ठीक, तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पट्टी हटाई जाएगी। रामलला की मूर्ति के किनारों पर भगवान विष्णु के 10 अवतार देखने को मिल रहे हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अगर मूर्ति की बात करें तो इसमें भगवान विष्णु के, ठीक है, मतलब भगवान विष्णु के कितने अवतार देखने को मिल रहे हैं, तो जो 10 अवतार हैं इनके, ये सारे अवतार यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये 10 अवतार कौन कौन से हैं, तो मत्स्य अवतार है, कूर्म अवतार है, वराह अवतार है, नरसिंह अवतार है, वामन अवतार है, परशुराम है, राम है, कृष्ण है, बुद्ध है और कल्कि। तो ये जो अवतार हैं ये सारे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। मूर्ति के निचले स्तर पर एक तरफ हनुमान जी तो दूसरी तरफ गरुण खड़े दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, देखिए इस एक्सप्लेनेशन को आप कभी भी अन्यथा मत लीजिएगा। अभी आप पढ़ते हैं ना कि हड़प्पा में जो पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है उसमें कौन सा जानवर नहीं है ना, तो आप उसमें देखते हैं कि क्या है, गैंडा है, हाथी है, हिरन है, सांड है। ठीक, तो इसी तरह इसमें भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 100% मिलेंगे। ठीक, तो उसके बाद क्या है कि रामलला की मूर्ति के मुकुट के किनारे सूर्यदेव, शंख, स्वास्तिक, चक्र और गदा है। ठीक है, क्लियर। और उसके बाद बायां हाथ धनुष बाण पकड़ने की मुद्रा में है और दाहिना हाथ आशीर्वाद देने की स्थिति में है। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा महात्मा बुद्ध के बारे में भी, तो उसमें भी भूमि स्पर्श मुद्रा आती है, आशीर्वाद मुद्रा। तो कभी भी इसको ऐसे रिलीजियस उसको लेके नहीं पढ़ना है, आपको यहाँ पर फैक्ट्स देखने हैं, क्या क्या आपको बताया गया है। ठीक, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये रामलला की मूर्ति है। आप यहाँ देखेंगे आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। ये निर्माणाधीन अयोध्या मंदिर है जो लगभग क्या है, पूरा हो चुका है। यहाँ पर 10 अवतार को दिखाया गया है। ठीक है, 5 इधर 5 इधर हैं। ठीक, मूर्ति जो है ये 51 इंच चौड़ी है और इसमें इनके बाल्यावस्था को दर्शाया गया है। ठीक है, तो आपसे कभी भी पूछा जाए तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब इसके निर्माता की बात करते हैं तो मैसूर स्थित मूर्तिकार अरुण योगीराज ने इसको बनाया है। ठीक, तो मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच और वजन 150 से 200 किलोग्राम के बीच में बताया जा रहा है। मूर्तिकार योगराज ने कमल पर खड़े रामलला की मूर्ति 5 साल के बच्चे के रूप में बनाई है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे तो ये कमल का फूल टाइप जो बनाया गया है वो है। इसको बनाने में एक ही पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। इसकी जो खासियत है वह ये है कि ये जो पत्थर है ये हजारों साल तक ऐसे ही बना रहेगा। किसी भी जो अन्य वस्तुएं हैं या जैसे कोई लोग जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ा देते हैं शिवलिंग पे, ठीक है, तो इन सब चीज़ों का इस पर नकारात्मक असर जो है वो नहीं होने वाला है। क्लियर। तो यहाँ पर रामलला की जो मूर्ति है उसकी प्राण प्रतिष्ठा आज 22 जनवरी को हो जाएगी। उसके बाद ये आप न्यूज़ जो है फिर से देखने को मिलेंगे। उसके बाद क्या है, बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। ठीक, तो बोइंग इंडिया जो है वो आप लोगों को पता होगा कि जहाज निर्माता कंपनी है। आप लोगों को पता है बोइंग जो है क्या है, एक कंपनी है जो जहाजों का निर्माण करती है। ठीक है, तो अमेरिका के बाहर ये क्या है, यूएसए बेस्ड कंपनी है। ठीक है, कहाँ की है, यूएसए बेस्ड कंपनी है। तो अमेरिका के बाहर अपना
एक बड़ा संयंत्र स्थापित कर रही है। और वो कहाँ पर कर रही है? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में ये कर रही है। और इसका भी उद्घाटन किसने किया है? तो वही हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। ठीक, तो आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर परिसर का उद्घाटन किया। इसका जो निर्माण है वो 1600 करोड़ रुपए के अंतर्गत किया जा रहा है और ये 43 एकड़ में स्थित है। अमेरिका के बाहर अगर आप देखें तो बोइंग का सबसे बड़ा परिसर है या फिर सबसे बड़ा निवेश है। इसको मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड के संकल्प को ये क्या करता है? सशक्त बनाता है। ये कैंपस भारत की योग्यता पर दुनिया के भरोसे को और भी मजबूत करेगा। तो देखिए, विदेशी कंपनीज अगर आती हैं तो वो क्या करती हैं? अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेकर आती हैं, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके आती हैं। यहाँ पर ये क्या करते हैं? डेवलपमेंट को पैदा करते हैं। ठीक, तो भारत इस सेंटर में भविष्य में विमान को भी डिज़ाइन करेगा। ठीक, क्लियर। उन्होंने कहा कि यह सुविधा वैश्विक तकनीकी अनुसंधान और नवाचार डिजाइन और मांग को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है और मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड को क्या है? इसका प्रतिनिधित्व करती है, इसको और सुदृढ़ बनाती है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि बोइंग का अमेरिका के बाहर सबसे बड़ा परिसर कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो आपका सही जवाब होगा कर्नाटक बेंगलुरु में। क्लियर। उसके बाद देखेंगे तो एक सेल का जो है विकास किया गया। सेल का विकास किसके द्वारा किया गया? नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो इलिनॉइस में नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के नेतृत्व में एक टीम ने नया ईंधन सेल विकसित किया जो मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीवों से ऊर्जा प्राप्त कर सकता है। ठीक, क्लियर। तो इसका जो आकार है वो लगभग एक पुस्तक के बराबर है। तो एक किताब के आकार के ईंधन सेल का उपयोग संभावित रूप से हरित बुनियादी ढांचे और सटीक कृषि के लिए भूमिगत सेंसर को बिजली देने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको जो बनाया जाता है वो किस आधार पर बनाया जाता है? ये कहाँ से अपनी ऊर्जा को प्राप्त कर रहा है? आप देखेंगे जमीन पर रखा हुआ है और ये ऊर्जा जो प्राप्त करता है ये इसमें जो भूमिगत सेंसर्स हैं वो क्या करते हैं? वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं जो मिट्टी में सूक्ष्म जीव मौजूद हैं उनसे। ठीक, शोधकर्ताओं ने नए ईंधन सेल का परीक्षण पावर सेंसरों के लिए किया है जो स्पर्श का पता लगाते हैं, मिट्टी की नमी को नापते हैं और डेटा को पास के बेस स्टेशन तक पहुंचाते हैं। एक नए ईंधन सेल में अद्वितीय ज्यामिति जो शुष्क परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन करने की अनुमति देती है, जिससे यह पारंपरिक बैटरियों का एक टिकाऊ और नवीकरणीय विकल्प बन जाता है। ठीक है, तो जो पारंपरिक बैटरीज चली आ रही हैं सेवा में, तो ये उनका एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। अगली न्यूज़ अगर आप देखेंगे तो अगली न्यूज़ है केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय पंजीयक सहकारी समितियों के कार्यालय के नए भवन का उद्घाटन किया। ठीक, और इसको दिल्ली के नैरोजी नगर स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में बनाया गया है। ठीक, तो यही चीज़ आपको बस इतनी याद रखनी है यहाँ पर कि जो नया सहकारिता भवन है, कार्यालय है, उसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो उसका उद्घाटन नैरोजी नगर के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में किया गया है। तो आप ये नहीं कंफ्यूज होना है कि ये यूएसए वाला है जहाँ पर ओसामा ने प्लेन घुसा दी थी। ठीक, इनमें बहुराज्यीय सरकारी समिति अधिनियम 2002 एवं नियम का संशोधन, केंद्रीय पंजीयक कार्य डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ, बहुराज्यीय सरकारी समितियों में निर्धारित। तो ये आपके ज़रूरत की चीज़ें नहीं है, ये आपके ज़रूरत की हो सकती है कि देश में अभी कुल 1625 बहुराज्यीय सरकारी समितियां पंजीकृत हैं। तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक, तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो माननीय अमित शाह के द्वारा किया गया। उसके बाद है इन्वेटिव के। इन्वेटिव के एक अजीब सा नाम लग रहा होगा आपको, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है? इन्वेंटिव। ठीक, एक तरह से क्या लिखा है? इन्वेंटिव। ठीक, क्लियर। तो इन्वेंटिव 2024। ठीक, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने क्या किया? आईआईटी हैदराबाद के में शिक्षा मंत्रालय के प्रमुख R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन फेयर में क्या किया? इन्वेंटिव 2024 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। क्लियर।
तो इन्वेंटिव 2024 53 प्रतिष्ठित संस्थानों की कुल 120 अभूतपूर्व पहलों को प्रदर्शित करते हुए नवीन परियोजनाओं की एक विविध श्रृंखला को प्रस्तुत करेगा। ठीक, ये नवाचार में भाग लेने वाले संस्थानों के व्यापक और सहयोगी क्या हैं, स्पेक्ट्रम है, जिनमें IIT, NIT, IISER, IIIT, IIIT, IISc बेंगलोर जैसे प्रतिष्ठित जो संस्थान है वो इसमें शामिल हैं। ठीक है, इन्वेंटिव का उद्देश्य जो है वो देश के शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा किए गए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के समग्र प्रभाव को प्रदर्शित करना है। तो एक तरह से आप देखेंगे कि जो सारी R&Ds हैं वो किसके द्वारा की जा रही हैं इस टाइम पे आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप न्यूज़ में आर्टिकल्स में पढ़ते होंगे कि IIT मद्रास ने क्लाउड सीडिंग की, या फिर IIT दिल्ली ने फला चीज़ खोजी, IIT मुंबई ने ये चीज़ें निकाली। तो इन चीज़ों को क्या करना है, इन चीज़ों को समग्र रूप से प्रदर्शित करने का जो एक प्लेटफॉर्म है वो क्या है, इन्वेंटिव 2024 है। इसका जो उद्घाटन है वो कहाँ पर किया गया, हैदराबाद में किया गया। संस्करण कौन सा था, तो ये दूसरा संस्करण था। ठीक है, तो मतलब पहला संस्करण तो 2023 में, तो इन्वेंटिव 2024 इस बार कहाँ पर, हैदराबाद में शुरू किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद आएंगे आयुष दीक्षा। ठीक है, आयुष दीक्षा क्या है, अगर आप देखेंगे तो केंद्रीय आयुष और पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भविष्य में आयुष पेशेवरों के लिए मानव संसाधन विकास के लिए अपनी तरह का पहला केंद्र आयुष दीक्षा की आधारशिला रखी। ठीक, यह अत्याधुनिक केंद्र केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर के परिसर में स्थापित किया जाएगा। क्लियर, इसका जो बजट है वो 30 करोड़ रुपए है। इसका जो निर्माण है और किसको टारगेट करके किया जा रहा है, तो जिसमें 30 से 40 प्रशिक्षुओं की क्षमता वाले 2 सभागार और ये सारी चीज़ें वहाँ पर शामिल हों। क्लियर, तो ये आपको यहाँ पर इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि इसकी स्थापना जो है वो कहाँ पर की गई है, तो भुवनेश्वर के केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, यह संस्थान सामान्य रूप से आयुष और विशेष रूप से आयुर्वेद के सभी हितधारकों को राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करेगा। क्लियर, सभी लोगों को। भुवनेश्वर स्थित केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। ठीक, यह अभूतपूर्व पहल आयुर्वेद में वैज्ञानिक आधार पर अनुसंधान को बढ़ावा देने और आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ये सारी चीजें जो है वो बताई गई हैं, लेकिन आपको क्या याद रखना है, आयुष दीक्षा किस मंत्रालय की पहल है, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, आयुष दीक्षा आयुष मंत्रालय की पहल है। इसमें जो आयुष दीक्षा है वो कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो वो केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर में स्थापित किया जा रहा है। इसका लक्ष्य क्या है, तो इसका लक्ष्य है कि आयुष और आयुर्वेद के जो प्रशिक्षु हैं उनको अच्छे से शिक्षित करना, ट्रेंड करना, और इस जो विकसित किया जा रहा है इसमें 30 से 40 सीट जो हैं वो रहेंगी, जिसमें प्रशिक्षुओं के लिए 30 से 40 सीट रहेंगी, जिसमें उनको प्रशिक्षित किया जाएगा, शिक्षित किया जाएगा। फिर उसके बाद टॉपिक आ जाता है जातिगत जनगणना की। तो जातिगत जनगणना का नाम आने पर बिहार जो है वो सबसे पहले क्लिक होने वाला राज्य है दिमाग में। तो आपको पता है कि देश में बिहार ऐसा स्टेट है जिसने सबसे पहले क्या कराई, जातिगत जनगणना कराई। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश कास्ट सर्वे कराने वाला दूसरा राज्य बनने वाला है। ठीक है, तो ये क्या है, इसने स्टार्ट करा दिया है जातिगत जनगणना को। यह प्रक्रिया 15 फरवरी तक चलेगी। तो जब आप लोगों को पता है कि स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है, सोशल जस्टिस का जो स्टैचू है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, वो 125 फुट का कहाँ पर उद्घाटन किया गया, इसका विजयवाड़ा में किया गया। तो इसका जब उद्घाटन किया गया तो इसके साथ ही कास्ट सर्वे जो है वो भी शुरू किया गया। और इसका मतलब क्या है, मोटिव क्या है, तो इसका एक वोट बैंक जनरेट करने का मतलब होता है आपको योजनाएं लागू करने के लिए कि किस जाति के कितने लोग हैं ये पता चल जाता है। ठीक,
तो यहाँ पर सरकार जो पक्ष देगी कि वो ये देगी कि जनहित की योजनाओं को लाभ पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें यहाँ पर पता होनी चाहिए। आज़ादी के बाद भारत में कभी जातिगत जनगणना नहीं हुई, सिर्फ जनगणना हुई है। जातिगत गणना के तहत राज्य भर में जो जातियां हैं उनको पहचाना जाता है कि किस राज्य में कौन सी जातियों का कितना प्रतिशत जो है वो निवास है, कितना प्रतिशत प्रतिनिधित्व है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर हैं। तो सबसे पहला स्टेट कौन सा था? बिहार था। और अब इसके बाद कौन सा स्टेट है? तो वो आंध्र प्रदेश जो है वो दूसरा स्टेट यहाँ पर हो जाता है, जिसने क्या किया है, जिसने यहाँ पर जारी किया है जातिगत जनगणना कराने के अपने लक्ष्यों को। उसके बाद युवा वैज्ञानिक सम्मेलन, ठीक। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री किरण रिजिजू ने 17 जनवरी 2024 को हरियाणा के फरीदाबाद में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में प्रतिष्ठित युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कहाँ पर किया गया? तो हरियाणा के फरीदाबाद में इसका उद्घाटन जो है वो किया गया। प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और युवा प्रतिभाओं को संबोधित करते हुए इन्होंने कहा कि भारत का नेतृत्व युवा वैज्ञानिकों की ऊर्जावान शक्ति द्वारा किया जाएगा। तो ये सारे इनके जो हैं वो वक्तव्य हैं जो इन्होंने बोला, ठीक। इसमें जो युवा वैज्ञानिक सम्मेलन है, इसमें जो 45 वर्ष से कम आयु के जो मतलब एक तरह से रिसर्चर्स हैं, जो शोधकर्ता हैं, उनको यहाँ पर एक मंच प्रदान किया जाता है, ठीक। और प्रतिभाओं को अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं, शैक्षणिक संस्थाओं और उद्योगों सहित विविध पृष्ठभूमि से लिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना जानना है कि इसका जो उद्घाटन है वो 17 जनवरी को किया गया। कहाँ पर किया गया? तो हरियाणा में किया गया, ठीक है। किसने किया? तो किरण रिजिजू जी के द्वारा ये किया गया, ठीक है। ये क्या है? युवा वैज्ञानिक सम्मेलन है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि 45 जो वर्ष है, 45 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को इसमें जो है वो इनवाइट किया जाता है। क्लियर? तो ये थी आज की आपकी क्लास। और आज की क्लास में क्वेश्चंस नहीं है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्षमा चाहूँगा। तो आई विल ट्राई कि अगली क्लास से आपको पर्याप्त जो MCQs हैं वो मिलते रहें। तो क्लास अच्छी लगी हो तो सभी लोग क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करते रहना। और क्लास को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जो भी लोग नए हैं। तो उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए सभी दोस्तों को, सभी साथियों को सब आपकी तैयारी के लिए, आपकी परीक्षाओं के लिए ऑल द बेस्ट। अपनी तैयारी को निरंतर करते रहें, कभी भी रुकना नहीं है। आप डेली पढ़ते रहिए। आपको टाइम नहीं मिल रहा है, आप 2 घंटे पढ़िए। किसी दिन बिजी हैं तो 1 घंटे पढ़िए, नहीं बिजी हैं तो 6-6 घंटे, 7-7 घंटे अपना बैकअप लेके चलिए। क्योंकि देखिए जो अनसर्टेनिटी होती है वो ऐसे नहीं होती कि प्रॉब्लम्स बता के नहीं आती हैं, ठीक है। तो सबके जीवन में दुविधाएं आती हैं, तो आपको उन दुविधाओं से पार निकलना है, ठीक। पेपर में सिर्फ आपसे आपकी तैयारी पूछी जाएगी, आपसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं पूछी जाएगी कि आपको प्रॉब्लम क्या थी, दिक्कत क्या थी। ये सारी चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाएंगी, ठीक है। तो ध्यान देंगे इन सब चीज़ों का और बने रहेंगे चैनल के साथ। तो मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।